डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सॉरी। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी और राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की। और इसमें आज हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य की। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य के विषय में मैंने आपको विस्तार पूर्वक मेरे पिछले 2 वीडियोस में आपसे बात की। आज मैं बात करूंगा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के जो 2 प्रकार हैं, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवीय परिप्रेक्ष्य, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। पहले बात करते हैं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र के जन्मदाता फ्रांस के ऑगस्ट कॉन्त ने, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया। स्पेंसर, डर्कहाइम, मैक्स वेबर, पेरेटो, पार्सन्स आदि समाजशास्त्रियों ने भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया। इन विद्वानों का मानना था कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है। लोग समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करते हैं। उनका यह भी मानना था कि मानवीय आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है तथा इसके संबंध में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है। दुर्खिम द्वारा अपनाया गया अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक था, जिसके प्रमुख कारण थे समस्या को परिभाषित करना, यह परिकल्पना करना या उपकल्पना बनाना कि समस्या को कैसे हल किया जाए, इस उपकल्पना की जांच करना एवं परिणामों तथा निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना। दुर्खिम ने अपने अध्ययन में कारण तथा कार्य पर विशेष जोर दिया, जो उनके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का स्पष्ट प्रमाण है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानव के ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं। रॉबर्ट के मर्टन ने बताया कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त करने हेतु विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं को मान्यता देनी होगी। टॉलकट पार्सन्स ने अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया। मर्टन ने प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों में अंतर करते हुए बताया कि विषय वस्तु की दृष्टि से ये एक दूसरे से भिन्न है, परंतु मर्टन सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयुक्त सामान्य पद्धतियों को कार्य में लेने पर जोर देते हैं। पार्सन्स की मान्यता थी कि अवधारणाओं तथा सैद्धांतिक व्यवस्थाओं को अनुभविक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए और उनकी इसी मान्यता ने उन्हें प्रत्यक्षवादी बना दिया। वर्तमान काल में भी कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया। उदाहरण के रूप में जटरवर्थ ने बताया कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादन में नियमों को उसी प्रकार कठोरता से लागू किया जाना चाहिए जिस प्रकार गणितज्ञ अपनी गणना संबंधित सिद्धांतों की खोज करने में करते हैं। अनेक समाजशास्त्री यह मानते हैं कि समस्त सामाजिक घटनाएं एवं मानवीय व्यवहार वैज्ञानिक रूप से संचालित होते हैं। इनमें कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। इनके पीछे कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को ध्यान में रखकर ही समाज में इच्छित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेते हुए आनुभविक आधार पर प्राप्त तथ्यों से सामान्यीकरण किए जा सकते हैं। मानवीय व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है।
समाजशास्त्र के विकास पर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए अनेक आनुभविक अध्ययन किए गए तथा कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। सौरकिन ने बताया कि 1952 से 1965 के बीच समाजशास्त्र के क्षेत्र में असंख्य अनुसंधान कार्य हुए तथा तथ्य विश्लेषण व आनुभविक अनुसंधान हेतु नवीन पद्धतियों का विकास हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय समाजशास्त्र में पद्धति शास्त्र पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया, जिसकी बर्जर ने आलोचना की और बताया कि समाजशास्त्री अपने विषय से दूर चले गए और वे मानव समाज के अध्ययन पर पूरी तरह ध्यान देने के बजाय पद्धति शास्त्र की बारीकियों में उलझ गए। धीरे धीरे विज्ञानवाद तथा वैज्ञानिक समाजशास्त्र के विरुद्ध आवाजें उठने लगी। ये सोचा जाने लगा कि समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए या सहानुभूति तथा वस्टनहेन, वेबर का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, वस्टनहेन नामक नई व्यक्तिपरक पद्धतियों का। क्या समाजशास्त्र में विशुद्ध सिद्धांत निर्माण पर ही जोर दिया जाना चाहिए या समाज की समस्याओं के प्रति भी जागरूक एवं चिंतित होना चाहिए? इसी समय समाजशास्त्र में एक नवीन परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ, जिसे मानवतावादी या मानवीय परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। अब हम इस दूसरे परिप्रेक्ष्य की चर्चा करेंगे, समाजशास्त्र का मानवीय या मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। 19वीं शताब्दी के अंत में परिपक्व औद्योगिक व्यवस्था की नवीन परिस्थितियों एवं समस्याओं के फलस्वरूप समाजशास्त्र का रूप परिवर्तित हुआ। अमेरिकी समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक तत्व को प्रधानता देती हुई मनुष्य को इच्छा, भावना, उद्देश्य, बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया। वहाँ लोगों को नई व्यावसायिक संरचना के लिए तैयार रहने की प्रेरणा दी गई और उन सामाजिक समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा गया जो औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा प्रवसन के कारण उत्पन्न हुई। इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश ने समाजशास्त्र में मानवीय परिप्रेक्ष्य के विकास में योगदान दिया। ये मानवीय परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र में उन उपागमों की ओर संकेत करता है जो समाज को इसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोणों में समझाना चाहते हैं। यह परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र के परंपरागत प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को सर्वप्रथम चुनौती यूरोप में पिछली शताब्दी के अंत में डिल्थे द्वारा आनुभविक परंपरा के विरोध में दी गई। यह चुनौती सामाजिक विज्ञानों में आनुभविक तथा प्रत्यक्षवादी परंपराओं को दी गई, जिसमें समाजशास्त्र में कॉन्त तथा दुर्खिम शामिल है। अमेरिका में डिल्थे से मिलता जुलता दृष्टिकोण चार्ल्स कुले का विशेषतः प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना। अमेरिका में समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी के बजाय आनुभविक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया। मानवीय जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें वस्तुपरक अध्ययन की बजाय विषयपरक अध्ययन पर जोर दिया गया है। समाज के बजाय व्यक्तिक अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मानवीय परिप्रेक्ष्य विज्ञानों में प्रयुक्त पद्धतियों, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष तथा वस्तुपरकता को सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने में बाधक मानते हैं। कई बार सामाजिक यथार्थ वस्तुपरक नहीं होकर विषयपरक होता है, जिसे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाकर समझाना संभव नहीं है। उसे तो मानवीय परिप्रेक्ष्य में ही सही रूप से समझा जा सकता है। जड़ पदार्थों का अध्ययन तो वस्तुपरकता के साथ किया जा सकता है, किंतु सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन पूर्ण वस्तुपरकता के साथ करना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। उसकी भावनाओं, विचारों आदि का प्रभाव तो सामाजिक घटनाओं पर किसी न किसी रूप से पड़ता है। वह किसी तथ्य या घटना को क्या अर्थ देता है, उसे किस रूप में समझता है, इसका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। अतः यहाँ सामाजिक यथार्थ को समझने हेतु बोध या समझ पर विशेष जोर दिया जाता है।
कल हम आगे मानवीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताओं पे और मानवीय परिप्रेक्ष्य के जो प्रमुख 4 उपागम हैं, एथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, रेडिकल अप्रोच और सिंबॉलिक इंटरेक्शन, इन पे हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा के संदर्भ में हमें कमेंट करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और सरकार द्वारा दी जा रही कोरोना के संदर्भ में गाइडलाइन की अनुपालना करें। पुनः आपके स्वास्थ्य की, आपके अध्ययन अध्यापन की सुचारू रूपता की कामना करते हुए आप सभी को सुप्रभात।